Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So in this lesson we are going to discuss the daily current affair of 2nd May 2021 and this lecture is presented by me Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel BitScience Academy to make your preparation for UPSC, SSC and State PCS examination. So the today's quote is the best way to get started is to quit talking and begin doing. So हम लोग को बात नहीं करनी, हम लोग को बेसिकली काम पे फोकस करना है. सो ये आज का कोट है. सो लेट स्टार्ट दिस लेक्चर. सो फर्स्ट आर्टिकल है तुम्हारा ड्रोन डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ड्रोन यूज परमिशन टू तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. सो कोविड-19 के वैक्सीन की जो डिलीवरी बहुत सारे एरिया जो आप अगर देखोगे तो वो कोविड पैंडेमिक के हॉटस्पॉट बन गया है. तो उन एरियाज में अगर हम लोगों को भेजेंगे टू डिलीवरी कोविड-19 वैक्सीन तो जो पीपल्स होंगे वो ज़्यादा एक्सपोजर होंगे कोविड-19 प्रॉब्लम्स को. सो दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड द यूज ऑफ दिस ड्रोन्स to deliver this COVID-19 vaccine to this COVID-19 hotspots area. So now we will see कि इसमें क्या बोला गया है. So Ministry of Civil Aviation and Director General of Civil Aviation have granted conditional exemption for drone deployment to the government of Telangana. So government of Telangana को Ministry of Civil Aviation and Director General of Civil Aviation ने exemption दिया है कि आप ड्रोन का यूज़ कर सकते हो, ड्रोन को डिप्लॉय कर सकते हो फॉर द डिलीवरी ऑफ दिस कोविड-19 वैक्सीन. सो द ड्रोन यूजर्स परमिशन हैज बीन ग्रांटेड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन विद इन द वर्चुअल लाइन ऑफ द साइट रेंज यूजिंग ड्रोन्स. सो वर्चुअल लाइन ऑफ द साइट जो कि रेंज होती है ड्रोन्स की, उसको यूज़ कर सकते हो आप और आप उसके थ्रू डिलीवरी कर सकते हो कोविड-19 वैक्सीन की. सो द परमिशन एग्जेम्प्टेड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और अंटिल फर्दर ऑर्डर. सो अभी जो एग्जेम्पशन दिया गया है वो बेसिकली 1 ईयर्स के लिए दिया गया है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अंटिल द फर्दर ऑपरेशन. So earlier this month, similar permission was granted to Indian Council of Medical Research (ICMR) for conducting feasibility study of COVID-19 vaccine delivery using drones in collaboration with IIT Kanpur. So IIT Kanpur plus ICMR ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा था. सो उन्होंने उसमें फिजिबिलिटी देखी थी कि हम लोग जो ड्रोन का यूज़ करके कोविड-19 वैक्सीन की जो है उसको डिलीवरी कर सकते हैं कि नहीं. सो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप अगर देखोगे, सो द ग्रांट ऑफ दिस परमिशन इज इंटेंडेड टू अचीव दिस ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्टर वैक्सीनेशन डिलीवरी एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस. सो इसका जो एम है वो बेसिकली 2 एम बोला जा रहा है, फास्टर वैक्सीन डिलीवरी और सेकेंड है तुम्हारा इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस. ठीक है. सो बहुत सारे लोग हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ की जितनी भी जो फैसिलिटी दी जा रही है सो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बात की गई है. सो इसमें बोला गया है कि इम्प्रूविंग प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी एज सिटीजन डोर स्टेप. सो जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सिटीजन को उनके डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए, वो उनको होम डिलीवरी होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज वाई सो द पीपल वो अपने घर से नहीं आए और उनको जो कोविड-19 के जो पैंडमिक का जो एक्सपोजर है वो उनको नहीं हो. सो लिमिटिंग ह्यूमन एक्सपोजर टू कोविड-19 कंजेस्टेड और कोविड प्रोन एरियाज थ्रू एरियल डिलीवरी. सो जो भी कोविड जो हॉटस्पॉट एरियाज है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन एक्सपोजर हो रहे हैं टू कोविड-19 दिस पैंडेमिक, सो इसको हम लोग को लिमिटेड करने के लिए हम लोगों ने ये डिलीवरी स्टार्ट करा है थ्रू ड्रोन यूज. इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर टू लास्ट माइल स्पेशली इन रिमोट एरियाज. बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड है, रेलवे है और अदर एरियाज का डेवलपमेंट नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि उन एरिया में जो वैक्सीन का जो पहुंचाने का काम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. सो इसको डील करने के लिए भी हम लोगों ने इस ड्रोन का यूज़ को स्टार्ट करा है. पॉसिबल इंटीग्रेशन इनटू द मिडिल माइल और मेडिकल लॉजिस्टिक फॉर द लॉन्ग रेंज ड्रोन्स. ठीक है. इसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की बात की गई है. Improving medical supply chain, especially with the third vaccine expected to be commissioned for the millions of doses to be transported across the India. So इसमें यही बात बोली गई है कि बहुत सारे अभी लोगों को कवर करना है. सो इसमें हम लोग को जो फास्टर अगर कवर करना है तो हम लोग ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा मे डे और इंटरनेशनल लेबर डे से है. सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल लेबर डे is being celebrated across the world on May 1st.
सो मई फर्स्ट को हमेशा इंटरनेशनल लेबर डे बनाया जाता है, जिसको हम लोग मे डे भी बोलते हैं। सो इंटरनेशनल लेबर डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज ऑफ्टन referred as May Day, and the day is celebrated to honor the contribution of working men and working women, to pay tribute to the workers' sacrifice in achieving economic and social right all over the world. सो जितने भी इकोनॉमिक राइट्स है, सोशल राइट है, उसको अचीव करने के लिए जितने भी बहुत सारे लेबर्स, जितने भी जो वर्कर्स हैं जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था, सो उनको सेक्रीफाइस अगर वे को सेलिब्रेट करने के लिए ये इंटरनेशनल मे डे बनाया जाता है। सो इट इज़ ऑब्जर्व ऑन मे डे फर्स्ट में एन एंशियंट यूरोपियन स्प्रिंग फेस्टिवल। सो एंशियंट में यूरोप में स्प्रिंग फेस्टिवल इसी डे में मनाया जाता था, and the day was chosen by a pan-national organization of the socialist and communist political parties to commemorate the high market affair. So high market affair को commemorate करने के लिए, उनको celebrate करने के लिए ये डे बनाया जाता है, जो कि शिकागो में हुआ था ऑन 4 मई 1886 में। सो इंडिया सिनेरियो में आप अगर देखोगे तो फर्स्ट जो लेबर डे मनाया गया था वो मनाया गया था 1923 को, जो कि चेन्नई में हुआ था। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हाई मार्केट अफेयर्स क्या है। सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ 19th century, इंडस्ट्रीज यूज टू एक्सप्लोर द लेबर क्लास एंड मेड देम वर्क अप टू द 15 hours। सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो उसमें ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे वर्कर्स थे, उनका जो क्या होता था एक्सप्लोटेशन होता था, उनको जो वेजेस दी जाती थी वो बहुत ही कम थी और उनका एक्सप्लोटेशन लगभग 15 आवर्स तक होता था। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता था कि उनका जो वर्किंग कंडीशन था वो बहुत ही पुअर था, उनका वर्किंग आवर था वो बहुत ही हार्श था। तो इन सभी को डील करने के लिए बहुत सारी लेबर ऑर्गेनाइजेशन थे, वो साथ में आए और उन्होंने एक काम करा कि हम लोग जो काम करेंगे अब वो हम काम करेंगे कि वर्कर्स का जो भी वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग आवर्स है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग फाइट करेंगे। So the workers at high market affairs at Chicago rose against this exploitation and demanded paid leaves, proper wages and break for this workforce. So उन्होंने इस exploitation के खिलाफ आवाज़ स्टार्ट की और उन्होंने अपने ये इस वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स को रिफॉर्म करने के लिए बात की गई है। ठीक है, सो द डे मार्क्स द विक्ट्री ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट फॉर द 8 hours ऑफ द वर्क। सो इसके बाद क्या हो गया, जो वर्किंग आवर्स फॉर द वर्कर्स है वो लिमिटेड हो गए और उसको पैन इंडिया बहुत सारे नेशनल में 8 hours तक लिमिटेड कर दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट आर्टिकल है तुम्हारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। सो इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 टू augment the ongoing national mission for meeting the oxygen requirement. So due to COVID and pandemic, इंडिया में बहुत सारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रहे हैं क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है और जो ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है। इसके कारण बहुत ही ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही है और हम लोग बहुत ही इंटरनेशनल जो भी अदर कंट्रीज हैं उनसे अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे अपने लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन अपने बहुत सारे मिशन स्टार्ट करे हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे स्टेट से लाइक यूएसए से बहुत सारे चीज़ों को इम्पोर्ट करा है और इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया है टू प्रोक्योर ऑक्सीजन एंड अदर रिक्वायरमेंट टू डील विद कोविड-19 पैंडेमिक। सो नाउ उसी की इस मिशन में क्या है, सो मिशन डिप्लॉयड इंडियन नेवी वारशिप टू अंडरटेक्स शिपमेंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक कंटेनर and associated medical equipment in support of nation fight against this COVID-19। सो बहुत सारे नेवल वॉरशिप्स है जो इंडियन नेवी के वो शिप ला रहे हैं इंडियन ऑक्सीजन जो कि क्रायोजेनिक कंटेनर्स है ऑक्सीजन के और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है उसको अदर कंट्रीज से ला रहे हैं टू डील विद दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सो द टू शिप्स जो कि INS कोलकाता है एंड INS तलवार है वो इंटर किए हैं पोर्ट ऑफ मनामा में एंड बहरैन में for embarking and transporting 40 million tons of liquid oxygen to Mumbai, and INS Jalaswa was en route to Bangkok and INS आर्यवर्त टू सिंगापुर फॉर द सिमिलर मिशन। सो बहुत सारे जो इंडियन नेवी के जो वॉरशिप्स है वो डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं और उनसे एक्सेस करके वहाँ जितने भी कोविड-19 से डील करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको इंपोर्ट करने का काम कर रही है। ठीक है,
अंडर दिस ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। सो लास्ट ईयर इंडियन नेवी ने लॉन्च करा था ऑपरेशन समुद्र सेतु, और ये जो पार्ट था वो वंदे भारत मिशन का था। और इसमें से लगभग 40,000 जो इंडियंस थे उनको बहुत सारे कंट्रीज जैसे मालदीव्स, श्रीलंका और ईरान से, जो कि डिस्टेंस इंडियन सिटीजन थे, उनको वहां से लाने का काम किया था अंडर दिस ऑपरेशन समुद्र सेतु। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। सो ट्राइफेड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राइबल वेलफेयर का काम करती है। सो ट्राइफेड हैज नाउ एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट टाइटल्ड सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। सो जो ट्राइफेड है उन्हें द लिंक फंड, जो कि बेसिकली एक फिलंथ्रोपिक ऑपरेशन फाउंडेशन है जो कि काम करती है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो ये दोनों मिल करके ट्राइफेड और लिंक फंड बेसिकली इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। और उनका जो काम है वो काम है कि जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है जो कि ट्राइबल एरिया में पाई जाती है, ट्राइबल पीपल में पाई जाती है, उसको एलिमिनेट करना है। सो द एम इज टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज से भी जितने भी प्रॉब्लम्स ट्राइबल पॉपुलेशन को हो रही है उसको भी एलिमिनेट करने के लिए इसमें बात की गई है। सो ट्राइफेड एंड द लिंक फंड हैज एंटर्ड इनटू द एमओयू on April 29, 2021 to work together towards tribal development and employment generation by providing support to tribals for increasing value addition to their produce and product. So TriFed and the Link Fund ने ये MOU साइन किया है जिसका एम है ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना टू डील विद दिस क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स. So as a part of this association, both the organization will work together to creating women-centered infrastructure. So women-centered infrastructure plus innovation and entrepreneurship promote करने की बात की गई है among this tribal population. The Link Fund basically एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है इरेडिकेट करना एक्सट्रीम पॉवर्टी को, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है. और अब अगर देखोगे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी बेसिकली होती क्या है. सो एज पर दी वर्ल्ड बैंक, जो अगर किसी भी पर्सनस का अगर डेली वेजेस अगर $1 से भी कम है तो उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर गिना जाता है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट आर्टिकल, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021 and 2022. So the Ministry of Finance, Government of India has decided to provide an additional amount of 15,000 crore to states as interest-free 50 years loan for spending on capital project. So capital project में spend करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 15,000 करोड़ का स्टेट्स गवर्नमेंट को एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया है फॉर द 50 years. आप अगर देखोगे तो ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडमिक स्टेट्स को बहुत सारे रेवेन्यू लॉसेस हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट्स है, जितने भी रेवेन्यू सोर्सेस हैं तो फॉर द स्टेट्स एग्रीकल्चर हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई और जितने भी हो गई, वो उसमें अभी स्टेट को बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं हो रहे क्योंकि लगभग 2 years से जो स्टेट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक स्टेट्स को बहुत सारे रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं. और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स को रेवेन्यू लॉसेस हुआ था. तो उसमें ये भी बात की गई थी कि जीएसटी में जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट की बात की गई थी कि अगर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर स्टेट्स को लॉस होता है तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट जिसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात की गई थी, उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इतने भी रेवेन्यू लॉसेस स्टेट्स को हुए हैं उसको फुलफिल करने का काम करेगी. तो वो भी अभी भी बहुत सारे स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिला क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उतने रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू पे कर सके स्टेट्स को. सो बहुत सारे आप अगर देखोगे तो कैपिटल प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है. कैपिटल प्रोजेक्ट बेसिकली वो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. वो जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करते हैं और लंबे समय तक वो टिकते हैं, ठीक है. सो इसको कैपिटल प्रोजेक्ट बोलते हैं. सो रेवेन्यू शॉर्टफॉल के होने के कारण बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो हॉस्पिटल्स है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी जो कैपिटल प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. सो टू डील विद दिस प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डील करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ जो लोन है वो स्टेट्स को दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है.
So the Department of Expenditure has issued phase guidelines to, in this regard, on the scheme of financial assistance to a state for the capital expenditure for the financial year 2021 to 2022, and another under the scheme financial assistance is provided to a state's government in the form of EPS interest-free loans, the amount not exceeding to 12,000 crore for the embarked scheme for the financial year 2020 and 2021. सो इससे पहले जो स्कीम मिली थी उसमें लगभग 12,000 करोड़ स्टेट्स को मिला था और उसमें लगभग 11,830 करोड़ स्टेट्स के लिए रिलीज हुआ था। और फिर दिस हेल्प टू सस्टेन स्टेट्स लेवल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द पैंडेमिक ईयर। सो पैंडेमिक ईयर जो पिछले साल थी उसमें स्टेट्स को जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट थी उसको डील करने के लिए स्कीम ने बेनिफिट करा था। सो इसको देखते हुए बहुत सारे स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया था सेंटर को कि आप इस स्कीम्स को कंटिन्यू करो। सो डेट इज़ वाई इस ईयर में भी सेंटर ने इस स्कीम को चालू रखा है और इसमें लगभग 15,000 करोड़ देने की बात की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये दिखाया कि स्कीम में जो स्पेशल असिस्टेंस जो कि स्टेट्स को मिल रहे हैं फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2021 टू 2022, इसमें बेसिकली दिया गया कि कौन कौन स्टेट्स को, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, हिली स्टेट्स को लाइक हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, उनको कितने कितने अमाउंट मिले। तो आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि अमाउंट यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा कजाकिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर टेंशन से रिलेटेड है। सो इसमें ये बोला गया है कि जो रिसेंटली सीज फायर है ऑन द बॉर्डर बिटवीन द कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान अपीयर्ड टू बीइंग होल्डिंग आफ्टर द डे ऑफ इंटेंस फाइटिंग बिटवीन दिस टू कंट्रीज। सो जिसमें लगभग 40 पीपल्स और 170 पीपल्स घायल हो गए हैं। सो कजाकिस्तान और तजिकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया कंट्रीज है, उनके बीच में बॉर्डर को लेकर बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोगों लगभग उन्होंने अपनी लाइफ को भी लॉस करा है। लगभग 40 पीपल्स यहाँ डाइट कर गए हैं और लगभग 175 पीपल्स उनको अफेक्टेड हुआ, ठीक है, घायल हुए हैं। सो कजाकिस्तान और तजिकिस्तान बेसिकली एक सेंट्रल एशिया कंट्रीज है और बेसिकली ये पार्ट थे यूएसएसआर के बिफोर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1981। सो जो प्रेजेंट डे में आप अगर देखोगे तो ये जो एरिया है कोकता की बेसिकली एक एरिया है जिसमें बहुत सारी जो लैंड है और वाटर सप्लाई एरिया है। सो इसको लेके के बहुत सारे टेंशन है बिटवीन दिस कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान। और जो प्रेजेंट डे में जो बॉर्डर है बिटवीन दिस कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान, बेसिकली उसको ड्रॉ करने का काम यूएसएसआर ने किया था जो कि कोलैप्स कर गई थी 1991 में। सो जो 1000 किलोमीटर जो लॉन्ग एरिया है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन दिस कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान, वो बहुत ही ह्यूज एरिया है और जिसके कारण बहुत सारे हमेशा डेडली क्लैशेस होते रहते हैं। सो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे तो रशिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने वेलकम करा है कि ये जो सीजफायर डील है वो बहुत ही अच्छा काम है और हम लोग को ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पीसफुली डील करना है, ठीक है, पीसफुली सॉल्व करना है। सो इम्पोर्टेंट अगर देखोगे सेंट्रल एशिया फॉर द इंडिया, सो आप अगर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस अगर सेंट्रल एशिया को देखोगे तो सेंट्रल एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फॉर हैविंग इट्स सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया में अगर पीस होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उसका इम्पैक्ट एशिया में भी पड़ेगा और इंडियन रीजन में भी पड़ेगा। लेकिन अगर सेंट्रल एशिया जो रीजन है अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर वो इनस्टेबल हो जाएगी तो जो भी एफडीआई आती है, जो अदर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है, वो इंडिया में नहीं आएगी और उसके कारण जो हम लोग को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होगा। सो सेंट्रल एशिया सर्व एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन द एशिया एंड यूरोप, मेकिंग इट्स जियोपॉलिटिकल एक्सेल फॉर इंडिया। सो सेंट्रल एशिया बेसिकली एक लैंड ब्रिज का काम करती है टू एक्सेस यूरोप फॉर द एशियाज कंट्रीज। इसके लिए सेंट्रल एशिया का बहुत इंपॉर्टेंस है और इंडिया एंड सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स बोथ कंट्रीज ने शेयर किया है बहुत सारे कॉमनैलिटीज एंड परसेप्शन। सो बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज है, ठीक है, उसमें जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज है और इंडिया है उसका जो स्टैंड है वो बेसिकली सिमिलर होता है। सो जो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है
उनका जो स्टैंड होता है वो बेसिकली हमेशा सिमिलर होता है, उनकी जो व्यूज़ है वो मैच करते हैं। आप अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप अगर देखोगे तो रीजन बेसिकली जो सेंट्रल एशिया है वो बेसिकली बहुत ही नेचुरल रिच है, बहुत सारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पाए जाते हैं, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फिर एंटीमोनी, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोल, यूरेनियम, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि एनर्जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर देखोगे इंडिया के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही हाई है। हम बहुत सारे पेट्रोलियम्स इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज है उसको वो भी फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बहुत सारे नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल एशिया में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ह्यूज एरिया है जो कि बैरन लैंड है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोडक्टिव लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस। सो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। और इसमें ये भी बात बोला गया कि सेंट्रल एशिया जो भी कंट्रीज है वो बेसिकली पार्ट है ईस्ट वेस्ट ट्रांस यूरेशियन ट्रांजिट इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया। So now we will see India initiative to deals with these Central Asia countries. So India ने लॉन्च करा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान को ऐड करने के लिए बात की गई है। और इंडिया ने ऑल्सो स्टैब्लिश किया है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। सो इंडिया हैज़ प्रपोज सेटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डेवलपमेंट ग्रुप टू टेक फॉरवर्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन दिस इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का आप अगर देखोगे सो इट इज़ बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी सितंबर 2000 में, जो कि लॉन्च किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया में लोकेटेड है। और इसमें बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज है उसको ऐड करने की बात की गई है, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया। सो ठीक है, सो इन सभी कंट्रीज को ऐड करने के लिए बात की गई है। सो ये लगभग 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे शिप्स है, रेल है एंड रोड रूट्स हैं। और ये बेसिकली काम करेगी ट्रांसपोर्टिंग, जो कि जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं, बहुत सारे जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो ट्रांसपोर्टिंग रूट का काम करेगी, ठीक है। और इसका जो एम है वो है जो भी कि इंडिया से जो भी रशिया में जो एक्सपोर्ट होती है उसमें जो हम लोग का जो कॉस्ट होता है उसको 30% तक रिड्यूस करना है। और हम लोग को जो डेज लगते हैं लगभग 40 डेज लगते हैं, उसको रिड्यूस करके लगभग 20 डेज के हाफ डेज में ला देना है। सो इट बेसिकली कनेक्ट इंडियन ओशियन टू पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी बाय इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड देन कनेक्ट टू सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सो आप अगर मैप देखना चाहोगे तो मैप है, ये स्टैंडर्ड रूट है। हम लोग मुंबई से होते हुए यहाँ रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन से सी होते हुए हम लोग जाते हैं ऐसे नॉर्थ सी होते हुए यहाँ, फिर यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रूट है। लेकिन हम लोग ने जो प्रपोज किया है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें ये बोला गया जैसे इंडिया है तो इंडिया से होते हुए हम लोग ईरान जाएंगे जो कि बंदर अब्बास है, फिर यहाँ अजरबैजान जाएंगे, फिर यहाँ मॉस्को है, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये जो है ये शॉर्टेस्ट रूट है, ये लॉन्गेस्ट रूट है। सो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ने ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लॉन्च करा है। सो वी ऑल्सो लॉन्च दिस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज। सो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग एनवायरनमेंट, ये जो बुक है शंकर आयस, उसको कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको भी देख सकते हो। सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, मनीष चौधरी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। सो थैंक यू।